अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जर्मन लैंग्वेज A2 का कंप्लीट क्रैश कोर्स पढ़ेंगे। ये कोर्स 2 वीडियो पे मुश्तमिल होगी। ये पहली वीडियो है पार्ट 1। इसमें आप A1 A2 का चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक पढ़ेंगे। टोटल चैप्टर्स होंगे इस कोर्स के। और सेकेंड वीडियो जो 20 to 25 मिनट्स होगी, उसमें आप चैप्टर 5 से 10 तक पढ़ेंगे। एवरीथिंग अबाउट A2 ग्रामर, ऑल द टेंसेस, ऑल द केसेस, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव, गेनेटिव, सारे केसेस, सारे टेंसेस, परफेक्ट टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट, सब कुछ पढ़ेंगे इसमें। प्लीज़ अगर आपके पास कॉपी, नोटबुक जो भी है, आप उसको खोल के रखो और ये वीडियो देखो। अगर आपको बीच में समझ नहीं आए, वीडियो पॉज करो, फिर भी समझ नहीं आए, आप कमेंट करो। आई विल रिप्लाई टू एवरी जेन्युइन कमेंट। इसके अलावा अगर आपने A1 का क्रैश कोर्स मेरा नहीं देखा अभी तक, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, पहले वो देख लो फिर इस वीडियो पे आओ। सेकेंडली, इस वीडियो का जो, इस कोर्स का जो PDF है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो अगर आपको PDF चाहिए इस कोर्स का, वो भी आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हो। So take out your notebooks and I wish you all best of luck. Let's just get started. A2 crash course, इसमें जितने भी A2 German A2 के topics है इस वीडियो में included है. Follow me on my YouTube channel and also on Instagram, please, because I keep uploading videos that can help you in your life in Germany. Let's look at the content. Chapter 1 में हम German cases के बारे में पढ़ेंगे। ये हमने A1 में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हम उसको रिपीट करेंगे। A1 में सिर्फ हमने गेनेटिव केस नहीं पढ़ा था। तो जिन्होंने A1 आइंस का क्रैश कोर्स नहीं मेरी वीडियो देखी, वो लिंक में दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वो वहाँ पे जाके देख लीजिए। अदरवाइज हम चैप्टर 1 में नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव को रिपीट करेंगे और गेनेटिव केस भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 2 में हम टेंसेस, ऑल द टेंसेस, प्रेजेंट, फ्यूचर, परफेक्ट, पास्ट, सब टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 3 में हम रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 4 में हम एडजेक्टिव एंडिंग्स और उसकी कंटिन्यूएशन। चैप्टर 5 में कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन वी विल स्टडी पर्सनल, पोजेसिव, इंडेफिनिट एंड ऑल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड ऑल द थिंग्स हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। चैप्टर 7 में पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है एंड मजे का टॉपिक है। चैप्टर 8 में कंजंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि A2 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 9 में वेक्सल प्रपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, zu प्लस इन्फिनेटिव के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि B1, Punkt 1 या B1.1 का भी टॉपिक है। Let's get started with chapter 1, German cases. आप सबको पता है हमारे पास जर्मन में 4 केसेस है, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव एंड गेनेटिव। तीनों में रिपीट करके फिर गेनेटिव पे जाती हूँ, बिकॉज ये 3 केसेस A1 का टॉपिक है, यहाँ पे मैं रिपीट कर रही हूँ। German has 4 cases. A case tells us the job of a noun in a sentence. केस क्या होता है, हमें नाउन का जॉब, सब्जेक्ट का जॉब बताता है सेंटेंस में। Think of it like this. Nominative is the case where you focus on the subject, जहाँ पे हमारे पास कोई object नहीं होता. We only talk about the subject, who is the subject and what the subject is doing. Just like written, the subject, the person or the thing doing the action. All we talk about is this. Second, accusative में हमारे पास एक अदद object भी आता है, whom या what. कौन object या कौन action को receive कर रहा है. Direct object receives the action. नेक्स्ट, दाटिव केस में हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, के टू हुम या फॉर हुम, किसके लिए काम किया जा रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गेनेटिव केस हुज पोजेशन को शो करता है, जैसे अलीज कार, यास्मीन्स फोन, यास्मीन्स यूट्यूब चैनल, अहमद्स वर्कबुक, इस तरह का। फॉर एग्जाम्पल, पोजेशन को शो करने के लिए, जैसे इंग्लिश में हम अपोस्ट्रोफी S लगा देते हैं, यहाँ पे गेनेटिव केस लगाते हैं। इट शोज पोजेशन बिलोंग्स टू हुम, व्हाट थिंग बिलोंग टू हुम। Nominative rule has subject of is the person or thing doing the action. Who is doing the action? It asks who is doing the action. For example, der Mann arbeitet. The man is working. Die Frau liest. The woman is reading. देख रहे हो कि सारा subject के बारे में बात हो रही है। Das Kind spielt. The child is playing. Ich lerne Deutsch. I learn German. All we talk about is the subject in the sentence. Formula क्या है? Subject plus verb plus rest of the sentence. Ich esse pizza. I eat pizza. Who? I. तो हमारे पास subject क्या है? ये कौन सा केस है? Nominative के केस है। Second है accusative. Direct object इसमें एक लगता है। Rule क्या है? The direct object receives the action. We talk about what and whom. To whom the action is received. For example, ich kaufe einen Apfel. Ich kaufe तक nominative है, einen Apfel आ गया तो accusative हो गया। क्यों? क्योंकि we have
one object in one sentence. Any sentence that has one object, direct object, वो क्या होता है? Accusative case होता है. I buy an apple. Who buys? I. Nominative है. क्या buy कर रही हूँ? What do I buy? Apple. वो accusative है. There are some more examples for your understanding. Ich sehe den Hund. I see the dog. Sie trinkt die Milch. She drinks the milk. Wir kaufen das Auto. We buy the car. Den Hund, die Milch, das Auto हमारा object है और accusative case है. Accusative case क्या होता है? ये जो den, दी, दस ये जो आर्टिकल लगा रहे हो आप, वो केसेस के मुताबिक लगाते हो, हमने पढ़ा था. आगे अभी वो पूरा टेबल एक साथ भी पढ़ेंगे. फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर accusative. Now, the next case is dative. The rule is the indirect object is the receiver. We have two objects here, one direct, one indirect. और क्या सवाल का जवाब देता है कि to whom या for whom the action is being done. For example, ich gebe dem Mann ein Buch. I give the man a book. या I give a book to the man. For example, आप इसको मत पढ़ो या इसको सेंटेंस से काट को dem Mann से, dem Mann को. सेंटेंस क्या रह जाएगा पीछे हमारे? Ich gebe ein Buch. I give the book. कौन सा केस है? Accusative. लेकिन आपने अगर लिख लिया कि आप किसके लिए ये काम कर रहे हो, किसको बुक दे रहे हो, तो वो तो सेकंड ऑब्जेक्ट हमारे पास आ जाएगा. dem Mann, वो है dative. Ich gebe dem Mann ein Buch. I give the man a book. Who gives? I. That is nominative. What is given? Book. That is accusative. Who receives the action? या to whom, for whom the action is being done? The man. वो है dative. हमेशा जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आता है, एक accusative होता है और एक dative. एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. दिस इज द फॉर्मूला. नाउ गेनेटिव केस में तीनों केसेस अब तो हमने A1 में कर लिए थे. अभी गेनेटिव केस में क्या है ये हमने नहीं पढ़ा था. इट शोज ओनरशिप. It asks whose is this thing या whose is the, मतलब कौन सा नाउन क्या चीज ओन कर रहा है, possess कर रहा है, ओनरशिप किसकी है. फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफरेंट है ऊपर से. Das Auto des Mannes. The man's car या the car of the man. Whose car? The man's. So des Mannes is genitive. DES des Mannes. अभी इसके भी आर्टिकल्स हम पढ़ते हैं. Some more examples are die Tasche der Frau, the woman's bag, das Zimmer des Kind, the child's room, yeah, the room of the child. Now one sentence with all case so that you understand all the cases in one sentence. Der Vater gibt dem Sohn das Fahrrad des Bruders. The father gives, der Vater gibt dem Sohn, the son, das Fahrrad des Bruders, the brother's bicycle, yeah, the bicycle of the brother. Des को आप अपनी आसानी के लिए ऑफ भी इसका मतलब ले सकते हो. इसका मतलब ऑफ नहीं है OF, लेकिन आप ले सकते हो अपनी समझने के लिए. मैंने इसी तरह किया था जब मैं पढ़ रही थी. The father gives the son the bicycle of the brother, yeah, the brother's bicycle. Der Vater हमारे पास nominative है. Dem Sohn dative है. Das Fahrrad accusative है. Des Bruders genitive है. Der Vater is nominative. It does the action. Dem Sohn is dative. It receives the bicycle for whom the action is being done. Das Fahrrad is accusative. The action, it directly receives the action. हमारा पहला object है. और das Bruder, owner of the bicycle कौन था? Bruder, उसका भाई था. Now, हमने ये केसेस क्यों पढ़े और व्हाई डज इट मैटर? बिकॉज जब कोई केस लगता है तब हमारा जो है आर्टिकल चेंज होता है. आर्टिकल चेंजेस विथ नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव एंड गेनेटिव. अगर मैस्कुलिन है और नॉमिनेटिव है तो der, अक्यूजेटिव मैस्कुलिन den, दाटिव में वही dem और गेनेटिव में des. इसका आई एम सॉरी कोई शॉर्टकट नहीं है. आपने इसको रटना होगा, याद करना होगा. और आप जब सेंटेंसेस बनाते हो तो स्लोली आपको याद हो जाएगा. सो डोंट वरी. Feminine is all in nominative and accusative. D in dative and genitive it is der. Neutral में das accusative and nominative में है, dem dative में है और des genitive में है. Plural में D nominative है, accusative के लिए D है और dative के लिए den plus n, जैसे den Kindern, और genitive के लिए der. Above were all our cases. बट हमने प्रोनाउंस पढ़े थे चैप्टर, आई डोंट नो कौन से चैप्टर में, A1 में. हमने सिर्फ
प्रोनाउंस पढ़े थे एज अ सब्जेक्ट। जैसे अगर मैं अपने नाम की जगह इश लगाती हूँ, मैं नहीं कहती यास्मीन एज अ टीचर, मैं कहती हूँ आई एम अ टीचर। अपने नाम की जगह मैंने आई लगा दिया तो वो मेरा प्रोनाउन हो गया। उसी तरह जब वो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट में आता है तो वो आकुजाटिव होता है। वही प्रोनाउन अगर मेरा नाम यास्मीन की जगह में इश को ऑब्जेक्ट में डाल दूं तो इंग्लिश में भी वो मी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई लव मी, इश लेबे मिश, ठीक है। इश यास्मीन, लव्स यास्मीन, इश लेबे मिश। तो हमारे पास जब प्रोनाउन ऑब्जेक्ट में आ जाए, मैंने यास्मीन की जगह मिश लगा दिया, मैं नहीं कहती आई लव यास्मीन, मैं कहती हूँ आई इश लेबे मिश, आई लव माई सेल्फ या आई लव मी। तो इस वजह से वो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। उसी तरह डाटिव में भी हमारे पास प्रोनाउंस है, हम इसको देख लेते हैं। इश, मिश, मिया, आई, मी, मी, डू, डिश, डेयर, तुम, यू, यू, तुम, तुम्हें, he, er, in, im, he, er, he, in, him, in भी him, लेकिन केसेस डिफरेंट है। she, sie, ihr, she, her, it, es, im, it, we, wir, uns, wir, हम या we, uns, as, ये वाला भी uns, as, लेकिन डाटिव में भी इसी तरह होता है। प्लूरल ihr, तुम सब, euch, तुम सब को, euch, तुम सबको, you all। दे, sie कहते दे को, sie, them, ihnen, them, but dative, you formal, sie, आप, आपको, ihnen, आप सबको। Now, let's do an example for all the cases. Nominative के लिए der Mann schläft, the man sleeps। Accusative में एक ऑब्जेक्ट हमने डालना है, ich sehe den Mann, I see the man। आप देख रहे हो कि यहाँ पे der Mann एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, तो man के लिए der लगा है, क्योंकि नॉमिनेटिव में मैस्कुलिन के लिए der लगता है। यहाँ पे man क्या है, ऑब्जेक्ट में है, तो der से ये क्या कन्वर्ट हो गया है, then हो गया है, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट में है और ऑब्जेक्ट में हमारे पास आर्टिकल है मैस्कुलिन के लिए then। दाटिव में ich gebe dem Mann ein Buch, then der Mann, den Mann, dem Mann। देख रहे हो आर्टिकल्स चेंज हो रहे एज per cases। I give the man a book, Genitive, das Buch des Mannes, the book of the man या the man's book। You see, सिर्फ हमारे पास सेम नाउन है man, लेकिन जब नॉमिनेटिव में यूज हो रहा है तो उसके साथ der लग रहा है, accusative में then, dative में them और genitive में des। That's how we use all the cases in German. I hope you get it. Let's go to the second chapter about tenses. We will talk about all the tenses that exist in German. German mainly uses 4 common tenses in everyday life. There is also past perfect, which is less commonly speaking but useful to know. तो टोटल हमारे पास 5 है, लेकिन पास्ट परफेक्ट इतना यूज नहीं होता, तो कह रहे कि आपको पता होना चाहिए, लेकिन इतना यूज नहीं होता इंग्लिश में, लेकिन हो भी जाता है जर्मन में, तो हो भी जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। पहला है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंस। हमने जितने भी अभी तक पढ़े सारा प्रेजेंट पढ़ा है, जो कि हैपनिंग नाउ, अभी प्रेजेंट को शो करे, ऐसे वाले सेंटेंस। परफेक्ट टेंस, टॉकिंग अबाउट कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, मोस्ट कॉमन इन स्पीकिंग, पास्ट एक्शंस को शो करता है, जैसे ich habe Pizza gegessen, I have eaten a pizza, तो वो पास्ट में हो गया। Simple past, talking about the past, common in books and with sein, haben, modal verbs। Past, simple past भी praterum past tense को शो करता है, past actions को शो करता है। Perfect, ये present perfect है, जो इंग्लिश में इसको present perfect कहते हैं, और ये simple past tense है। Past perfect plus quam perfect, an action that happened before an other action in the past। जैसे पिज्जा से पहले मैंने क्या किया, खाने से पहले मैंने क्या किया था, मैंने हाथ धोया था, तो I had washed my hands before eating pizza। तो ये वाला सेंटेंस है past perfect tense के, an action that happened before another action। Future tense, obviously future को शो करता है, talking about future, making predictions and all। Now इसको हम बनाते कैसे हैं जर्मन में? Present tense, when do we use it? Anything that happens now, daily routines, habits or near the future sometimes, वो भी उसके लिए भी यूज करते हैं। Example, ich lerne Deutsch
I learned German या I'm learning German. Sie arbeitet heute. She works today. Wir wohnen in Deutschland. We live in Germany. ये सब क्या है? Present actions है. Present में हो रहा है, हाल में हो रहा है. Now present perfect क्या है या perfect tense क्या है? Use perfect to talk about completed actions in the past. It's most common past tense in spoken German. It is so much used in German. ठीक है, आपके हर sentence में perfect tense होगा. And it's my favorite topic after modal auxiliary verb. फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस haben या sein. haben का मतलब है to have, sein का मतलब to be. जैसे ich bin Yasmin, तो ich के साथ irregular verb हम आगे जाके पढ़ेंगे. Ich bin Yasmin, du bist ये sein form है. Bin bist ये सारा sein form है. I am Yasmin, you are this and that. तो to have या to be plus object plus past participle. Past participle क्या होता है? ge plus verb stem plus t. Gelernt. ठीक है, I will write this since I have not written it. What is past participle? Ge plus verb stem plus t. This is our past participle. What is verb stem? हमारे पास फॉर्मूला में क्या था? सब्जेक्ट प्लस haben या sein प्लस ऑब्जेक्ट या past participle. अभी हमें क्या पता कि past participle तो हमें समझ आ गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी हमें पता है, लेकिन हमें क्या पता कि haben लगाना है या sein लगाना है. haben बाकी सब लफ्जों के लिए, बाकी सब वर्ब्स के लिए यूज होता है, सिवाय उन वर्ब्स के जिसमें मूवमेंट हो या जिसमें चेंज ऑफ स्टेट हो. मूवमेंट कैसे? जैसे आई गो, गो आप मूव कर रहे हो, कम आप मूव कर रहे हो, ट्रेवल मूव कर रहे हो. या चेंज ऑफ स्टेट हो, जैसे टू बिकम, टू वेक अप, टू डाई. एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट में जब चेंज होते हो, वो हमारे पास उसमें जाइन लगता है. एग्जाम्पल से आप समझोगे, ich habe Deutsch gelernt, I learned Deutsch. आप बैठे बैठे सीख सकते हो. Neither you're moving nor your state is changing. Sie hat Pizza gegessen, she ate pizza. Same, ना change हो रहा है movement, ना state change हो रहा है. We haben einen Film gesehen, we watched a movie, same case. लेकिन यहाँ पे देखोगे, ist nach Berlin gefahren. He went to Berlin. या he has traveled to Berlin. Gefahren to drive. is यहाँ पे क्या हो रहा है? फारन ड्राइव को कहते हैं. जो आप जब ड्राइव करते हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पहुंचते हो, तो चेंज ऑफ स्टेट है, मूवमेंट है. इस वजह से यहाँ पे एयर हार्ट नहीं लगा है, एयर इस्ट लगा है. सेम लास्ट में भी ich bin froh aufgestanden. आप पहले सो रहे थे और आप जाग गए. योर चेंज ऑफ स्टेट. पहले आप सोए हुए थे, अभी आप जागे हुए हो. तो aufstehen के लिए या कि to get up या नींद से उठने के लिए भी वो चेंज ऑफ स्टेट है, इसलिए ich bin लगाया है. sein, ये bin is sein form है, बाकी haben है. I hope it's clear. Let's go to the next common past participles. Some of the common past participles are this: lernen, gelernt; machen, gemacht; kaufen, gekauft; spielen, gespielt; essen, gegessen; sehen, gesehen; fahren, gefahren; gehen, gegangen; kommen, gekommen; trinken, getrunken. You have to learn their past participle so you're able to make a perfect tense. Now, past perfect tense plus perfect. It is the same as the present perfect tense as perfect tense above, but यहाँ पे सिर्फ हमारे main verb की changing होती है. And it's used when one action happened before another action in the past. We already talked about it. It's past before past. Formula: subject plus hatte या war plus object plus past participle. ऊपर क्या था हमारे पास? haben था, इधर hatte है. ठीक है, haben to have, hatte had. इंग्लिश में अगर sein to be, is sein to be है या is rm है, war was were है. मतलब अगर इंग्लिश में आपके लिए डायरेक्ट ट्रांसलेशन करूँ. नाउ according to this subject, this formula, let's make a sentence. Ich hatte schon gegessen bevor du kommst. I had already eaten before you came. Ich hatte schon gegessen. I had already eaten. Sie war nach Hause gegangen. She had gone, yeah, she was gone to home before es regnete, before it rained. Wir hatten den Film gesehen. We had watched television. This is how we make past perfect tense. Hatte, hatten और war का आप जो conjugation है आप लोग देख लीजिएगा. ठीक है, जैसे hatte इश के साथ hatte लगता है, wir के साथ hatten लगता है, z के साथ hatte लगता है. वो सब आप उसकी conjugation you should do as your homework. Simple past
Praeterum. Past, जो normal past tense है, जैसे I ate pizza, I have not eaten pizza, I had not eaten pizza, I ate pizza. इस तरह अगर सेंटेंस बनाना है कि I ate pizza, I cooked food. Normal simple past. When do we use it? For the books, for the newspapers, for the stories, for formal writing, and for anything that happened in the past. And very common verbs used are sein, haben, ja, modal verbs. Let's look at the formula. Subject plus simple past plus object. Simple past verb. For example, ich war müde. I was tired. I am tired. Ich bin müde. I was tired. Ich war müde. Sie hatte Zeit. She had time. Ich habe Zeit. Ja, sie hat Zeit. She has time. Sie hatte Zeit. She had time. Er ging nach Hause. We went home. जैसे इंग्लिश में है he goes home, he went home. He goes to मतलब वो घर जा रहा है, वो घर चला गया. We spielten Fußball. We played football. Now, how do you remember all the past verbs? There is a simple आप कह सकते हो कि फॉर्मूला या कि पैटर्न है. फॉर्मूला मैं इसको नहीं कह सकती, पैटर्न है. हर इर्रेगुलर वर्ब के बाद आप जब ठी लगाते हो, जैसे माखन है, माखठन जब हो गया तो वो पास्ट है. खाउफन है, खाउफठन हो गया वो पास्ट है. बस आपने ठी लगाना है. जैसे इंग्लिश में कुक है, कुक्ड ईडी लगाते हो. लेकिन हमारे पास रेगुलर इरेगुलर वर्ब भी है. जैसे इंग्लिश में हर उसके साथ ईडी नहीं लगता. जैसे इस आर एम है, उसका वाज वर हो जाता है, तो इस्ट आर्ड एम्ड नहीं होता. ठीक है. उसी तरह दोइश में भी कुछ इरेगुलर वर्ब्स है, उसके बारे में भी आगे जाके हम पढ़ेंगे. जाइन, वार, टू बी, was, haben, to have, hatte, had, gehen, to go, ging, went, kommen, to come, kam, came, essen, to eat, aß, ate, fahren, to drive, fahr, fuhr, drove. Fahren, fuhr, sehen, sah, sie, saw, lernen, lernte, to learn, learned, machen, machte, make, made, kaufen, kaufte, buy, bought. अभी डोंट वरी, हम रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स में जब जाएंगे आपको सारा पता मतलब आपको समझ आ जाएगा कि हम किस किस में ठी लगाते हैं, किस किस में हम पूरे वर्ब्स को चेंज करते हैं. फिलहाल आप सिर्फ फॉर्मूलाज को देखो कि किस तरह कोई टेंस फॉर्म होता है. फ्यूचर टेंस, व्हेन डू वी यूज इट? फॉर फ्यूचर प्लान्स, फॉर प्रेडिक्शंस, फॉर प्रोमिसेस. फॉर एग्जांपल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. द मेन वर्ब गोज टू द एंड बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी एक वर्ब है werden का. For example, ich werde Deutsch lernen. I will learn German. It acts like modal auxiliary verb. अगर आपको modal auxiliary verb पता हो तो आपको पता लगेगा उसमें भी होता था subject plus modal verb plus object plus infinitive. 2 plus ये lernen, kommen, ये सारे infinitive है हमारा. Sie wird morgen kommen. She will come tomorrow. Werden का मतलब है will. Wir werden nach Berlin fahren. We will travel to Berlin. Now, Conjugations, werden का क्या होता है? इश के साथ werde, du wirst, es wird, wir werden, ihr werdet, sie werden, I will, you will, he, she, it will, we will, you all will, you will, formal. Now there is a quick comparison for this, for all of the tenses. Let's look at it very quickly. Present में subject plus verb है ich lerne, I learn. Perfect में subject plus haben plus sein plus past participle है ich habe gelernt. Past tense में subject plus past verb है ich lernte. Past perfect में subject plus hatte war plus past participle है ich hatte gelernt. I had learned. Future में subject plus verb plus infinitive ich werde lernen, I will learn. इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हो, ये फॉर्मूला याद करते हो तो आपको जर्मन के सारे टेंसेस ऑलमोस्ट याद हो गए. I hope you get it. If you have any question, you can comment it down. Now comes a very important chapter, regular and irregular verb. ये चैप्टर पढ़ने के बाद जो आप चैप्टर 2 में आपने पढ़ा है वो ज्यादा आपको समझ आ जाएगा. So in chapter 3 we'll quickly study about regular and irregular verbs. जो आपने ऊपर चैप्टर 2 में सारे टेंसेस पढ़े, रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स इस चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे वो आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा. What is a verb? A verb is an action word. कोई भी
फेल या काम को वर्ब हम कहते हैं। जैसे लर्नन, टू लर्न एक काम है, एसन टू ईट एक काम है, स्पीलन भी एक काम है, खेलना, गेहन टू गो, ये सारे एक्शन है, मतलब के फेल है या काम है कोई। Now we have two kinds of verbs in German. Regular verb, that is also called as weak verbs. Regular verbs follow the same rules when they are conjugated. They have a similar pattern. एक pattern होता है regular verbs का जो follow करते हैं, and it's very easy to learn because they have a fixed pattern. For example, lernen, machen, spielen, arbeiten, wohnen, kaufen. इसके meaning सामने लिखे गए हैं। तो ये सब इस तरह की अगर आप इसको कॉन्जुगेट करोगे, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि इश के साथ हमेशा ई लगता है तो लर्नन है तो लर्न ही लगेगा, ठीक है। इश लर्न, डू लर्न्स, डू के साथ हमेशा एस टे लगता है। तो ये जो सारे वर्ब है वो क्या है, एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं, इसलिए इसको रेगुलर वर्ब कहा जाता है। क्या किस तरह हम करते हैं, रिमूव ई एन फ्रॉम द इन्फिनेटिव to get the verb stem, then add the ending. मैंने पहले क्या कहा था, जो हमारे पास लर्ना है, लर्न हमारा verb stem है और इसके बाद जो आता है वो उसकी एंडिंग होती है। तो हमेशा verb stem इसका सेम रहता है रेगुलर वर्ब में और एंडिंग चेंज हो जाती है। जैसे इश लर्ना, du lernst, es lernt, wir lernen, ihr lernt, sie lernen। आप देख सकते हो कि हर प्रोनाउन के साथ उसकी जो कॉन्जुगेशन है वो चेंज हो रही है और एक आप इस लर्नन की जगह आप माखन कर दोगे, कॉमन कर दोगे, जो भी कर दोगे रेगुलर वर्ब्स में, वो सेम पैटर्न फॉलो करेगा और सेम तरह कॉन्जुगेट होगा। फॉर एग्जांपल स्पीलन, ich spiele, du spielst, es spielt, wir spielen, ihr spielt, sie spielen, I play, you play, he she it plays, we play, तुम सब play, and आप या आप सब play। नाउ परफेक्ट टेंस में किस तरह होता है, परफेक्ट टेंस में जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं उसकी कॉन्जुगेशन किस तरह होती है, haben या sein प्लस पास्ट पार्टिसिपल। चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था पास्ट पार्टिसिपल क्या है, गे प्लस वर्ब स्टेम प्लस थे। जैसे लर्नन है तो gelernt, machen है gemacht, ich habe Deutsch gelernt, I have learned Deutsch या German। Some of the more examples for the perfect tenses जिसमें participles हमारे पास past participles है वो है regular verbs में lernen, gelernt, spielen, gespielt। आप देख रहे हो कि ये सारे lernen, spielen, kaufen एक ही पैटर्न से conjugate हो रहे, चेंज हो रहे हैं, इस वजह से हम इसको regular verbs कहते हैं। spielen, gespielt, kaufen, gekauft, arbeiten, gearbeitet, machen, gemacht, wohnen, gewohnt। फिर irregular verbs की बात अगर करते हैं तो irregulars कोई पैटर्न फॉलो नहीं करती। Irregular verbs do not follow the irregular pattern. Their stem vowel often changes, so you must memorize them. ऊपर वाला तो ठीक था, रेगुलर वर्ब में हमने एक पैटर्न मेमोराइज कर लिया, सब पे लगा दिया, बात खत्म। यहाँ पे हमने हर वर्ड को मेमोराइज करना है कि कब किधर क्या चेंज हो रहा है, क्योंकि कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता। जैसे इंग्लिश में है गो, वेंट, गोन, ठीक है। गो जा रहा है, वेंट चला गया, गोन मतलब चला गया, वो भी चला गया लेकिन परफेक्ट टेंस में। सो वो उसके ये इरेगुलर वर्ब है। उसके बरअक्स अगर हम कुक को ले ले तो क्या करते, कुक, कुक्ड, कुक्ड, ठीक है, कुक्ड ईडी लगा दिया, प्लेड ईडी लगा दिया, लेकिन जो जिसके आखिर में ईडी लगता है इंग्लिश में वो रेगुलर वर्ब है और जो पूरा चेंज हो जाता है किसी फॉर्म में चेंज करने के लिए, तो फिर वो क्या होता है, वो इरेगुलर वर्ब होता है, कोई ऐसे पैटर्न को फॉलो नहीं करता। जैसे गेहन है टू गो, एसन टू ईट, sehen, to see, fahren, sprechen, schlafen। ये सारे irregular verbs और बहुत सारे irregular verbs हैं, ये सब कुछ examples है। अब ये conjugate किस तरह हो रहे हैं और इसको हम irregular क्यों कहते हैं, let's see। इश ऐसे है तो इश ऐसा, ओके। du ist, ठीक है, देख रहे हो कि इसका वोवल ई से आई में चेंज हो रहा है। es ist, wir essen, ihr esst, sie essen। I eat, you eat, he she it eats, we eat, तुम सब eat, you या you all eat फॉर्मल में। Now अब मैं मतलब एक टिप देती हूँ आप लोगों को, it's like 90% true, not 100%। हमेशा जो irregular verbs है वो do और as के साथ जब आता है तो चेंज होता है। आप देख सकते हो कि ये वही पैटर्न है जो रेगुलर फॉलो कर रहा है, रेगुलर वर्ब्स विया के साथ भी, इया के साथ भी, जीजी के साथ भी, लेकिन सिर्फ do as के साथ चेंज हो रहा है हमारे इरेगुलर वर्ब्स। लेकिन इट्स नॉट द 100%, 90% ऐसा ही होता है कि जब इरेगुलर वर्ब्स चेंज होते हैं उनकी कॉन्जुगेशन तो डू और एस के साथ होता है। आप देख सकते हो कि ई आई में चेंज हुआ है। उसी तरह फारन टू ड्राइव, ये भी इरेगुलर वर्ब है। देखिए इसको कैसे कंजुगेट करते हैं, इश फारा टू फैस्ट,
इशफारा दू फेयर्स्ट, इसमें क्या चेंज हो रहा है, हमने सिर्फ एस टी नहीं लगाया, हमने अपने ए को भी ए उमलाउट बना दिया है। तो इसमें इसका मतलब है जब जब हमारे वर्ब स्टेम में चेंजेस आती है तो वो इरेगुलर होता है। अदरवाइज अगर सिर्फ एंडिंग में चेंज आए दैट्स रेगुलर वर्ब। जैसे इश्क के साथ हमेशा ई लगता है, इशफारे, इश्को में, इश्माखे, इश्प्राखे। लेकिन जब हमारा एंडिंग के बगैर हमारा वर्ब स्टेम भी चेंज हो तो वो क्या है, इरेगुलर। जैसे दू के साथ आप देख रहे हैं हमारे वर्ब स्टेम में आ उमलाउट हो गया है, that's why it's irregular. They don't follow any specific pattern. As he is fährt, he she it drives, wir fahren, हम drive, ihr fahrt, तुम सब drive, sie fahren, you all drive. You notice a change to a umlaut. ज़ेहन उसी तरह इश से है, आई सी, du siehst. देख रहे हो अब ई जो है हमारे वर्ब स्टेम में आई ई से कन्वर्ट हो गया है, तो इस वजह से ये भी इरेगुलर है। ये एस sieht, wir sehen, ihr seht, sie sehen. You will notice that e changed to IE. So that's also an irregular verb. It doesn't follow any specific pattern. कभी कभार vowel change हो जाता है, कभी कभार verb stem में umlaut change हो जाता है। तो इस तरह के changes verb stem में उसको irregular verb बना देता है। Irregular verbs have a special past participle that must be memorized. हम regular verb में क्या करते थे, गे प्लस verb stem प्लस छी लगाते थे। यहाँ पे गे वर्ब स्टेम हमारा चेंज होगा और ई एन लगेगा, छी नहीं लगेगा। तो ये याद रखना, यहाँ पे जब जो हमारे पास इरेगुलर वर्ब्स है उसका पास्ट पार्टिसिपल गे प्लस जो हमारा वर्ब स्टेम है वो भी चेंज होता है और छी नहीं लगता, ई एन लगता है। लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स। गेहन, गेगांगन। अगर गेहन अगर रेगुलर वर्ब होता तो उसको क्या होना चाहिए था, गेगेट, ठीक है, लेकिन ये गेगांगन है। जेहन गेसेंट होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, गेजेहन है। एसन गेगेसन, फारन गेफारन, स्प्रेशन gesprochen, trinken getrunken, ठीक है, गेट्रिंकन नहीं गेट्रुंकन। आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक्सप्रेशन है, स्प्रोकन हो गया है, यहाँ पे ट्रिंकन है, ट्रुंकन हो गया है। तो जब हमारा मैंने क्या कहा, हमारे वर्ब स्टेम में चेंजेस आती है तो वो क्या है, हमारे irregular verbs है। Let's look at some of the examples. Ich bin nach Berlin gegangen. I went to Berlin. Sie hat Pizza gegessen. She ate pizza. Wir haben Deutsch gesprochen. We spoke German. And there is no specific pattern that I can tell you to memorize or, learn irregular verbs. Unfortunately, you have to memorize it. Now, regular versus irregular verb. Regular verb follow a fixed pattern. Irregular verb does not. Regular verb does not change the verb stem. Irregular sometimes or often changes the verb stem. Regular verbs are easy to learn because just follow the pattern. वो pattern याद कर लो, सारे regular verbs याद हो गए. But irregular verbs needs to be memorized. Past participle हमारा गे stemmed है और यहाँ पे गे प्लस verb stem हमारा change होता है और फिर en लगता है ठीक ही जगह वहाँ पे. There are some common regular verbs that you should know as a student of A2 that are lernen, gelernt. machen, to do, spielen, to play, arbeiten, to work. ये आपने vocabularies memorize करनी है अगर आप A1 या A2 के student हो. wohnen, to live, fragen, to ask, sagen, to say, hören, to hear, suchen, to search, to look for. There are some irregular verbs that are sein, to be, haben, to have, werden, to become, या will. future tense में भी हमने werden use किया था तो ये will के sense में भी use होता है. जैसे she will go to school. Gehen, to go, kommen, to come, fahren, to drive, essen, to eat, trinken, to drink, sehen, to see, sprechen, to speak, lesen, to read, schlafen, to sleep, geben, to give, nehmen, to take, helfen, to help. These are some irregular verbs that you should memorize its conjugations with all the pronouns as a student of A1 या A2. यहाँ पे फिर आपको easy memory trick बताया गया है कि regular verbs follow the rules with the same patterns, easy endings and past participle में इसका टी लगता है, जैसे gelernt है। और irregular verb में क्या होता है, verb stem change होता है और must be memorized because it does not follow any pattern. जैसे ich esse, aber du isst. I eat but you eat with I double st. Ich habe gegessen. तो ये हमारा essen है, irregular verb है. इसका verb stem भी change हो गया, इसका सारा कुछ change हो गया है pronoun के साथ. So I hope it helped you. Now after studying chapter 3, अगर आपको chapter 2 समझ नहीं आया तो दोबारा से आप उसको देख सकते हो because chapter 3 पढ़ने के बाद आप chapter 2 पढ़ोगे, you will completely understanding. Coming to chapter 4, adjective endings से बहुत easy
चैप्टर है, तो इसको इस पे थोड़ा टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, थोड़ा टाइम लगा के इसको पढ़ लेंगे। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव किसको कहते हैं? एक वर्ड जो कि नाउन को डिस्क्राइब करे। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन, कि वो नाउन कैसा है, छोटा है, बड़ा है, लंबा है, सफेद है, सारे उसके जो सिफत को बयान करता है। फॉर एग्जाम्पल बिग हाउस, हाउस कैसा है? बिग। स्मॉल कार, ब्यूटीफुल गर्ल, ओल्ड मैन, तो ये सब क्या है? उस नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो है क्या। अनलाइक इंग्लिश, जर्मन में हमारे साथ जो एडजेक्टिव है उसकी भी एंडिंग होती है। जैसे अगर हाउस हमारा न्यूट्रल वर्ब है, तो न्यूट्रल के साथ हमेशा es लगता है हमारे एडजेक्टिव में। ग्रोस हाउस, ओवरऑल बिग को हम ग्रोस कहते हैं, लेकिन अगर बिग हाउस कहते हो तो ग्रोसस हाउस, बिकॉज हाउस हमारा न्यूट्रल नाउन है। क्लाइनस आउटो, क्लाइन छोटे को कहते हो, दस इज क्लाइन, इट इज स्मॉल या इट इज शॉर्ट। लेकिन आप कहते हो गाड़ी छोटी है तो आप क्लाइनस आउटो कहते हो, क्योंकि हमारे पास जो नाउन आ गया उसकी जेंडर होती है दो, इसमें इस वजह से एडजेक्टिव की एंडिंग्स चेंज होती है। शून अफगाऊ, ब्यूटीफुल मैन, सॉरी ब्यूटीफुल वुमन, ठीक है। शून अफगाऊ, देख रहे, शून ब्यूटीफुल को कहते हैं, फगाव के साथ आ गया तो शूना फगाव हो गया, क्योंकि उसकी फीमेल के साथ एंडिंग ई लगती है एडजेक्टिव्स में। अभी आके जाके सारा पढ़ेंगे। यहाँ पे भी लिखा है व्हाई डू एडजेक्टिव्स चेंज इन इंग्लिश? अ बिग हाउस, द बिग हाउस, बिग नेवर चेंजेस, बट इन जर्मन ein großes Haus, das große Haus, it changes according to the article, according to the noun. Ein großes Haus, a big house, das große Haus, the big house. The adjective changes its ending depending on जेंडर, मैस्कुलिन, फेमिनिन या न्यूट्रल है, केस, नोमिनेटिव, अक्यूजेटिव या दाटिव है, या आर्टिकल, डीड या डज या आइन, आइना है। इन तीनों बेसिस की वजह से हमारी एडजेक्टिव एंडिंग जर्मन में चेंज होती है। द स्मॉल रूल इज द एडजेक्टिव गेट्स अ स्मॉल एंडिंग लाइक ई, ई एन, ई आर, ई एस या ई एम। और ये कब कब लगते हैं? लेट्स लुक इनटू द टेबल। यूज ई इन मोस्ट नोमिनेटिव सिंगुलर फॉर्म्स, जब हमारे पास नोमिनेटिव सिंगुलर फॉर्म्स आएंगे उस पे हम ई लगा देंगे। आफ्टर डेफिनेट आर्टिकल्स, ओनली आफ्टर डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स हमारे पास कौन कौन से थे? जया, जी, जास्ती चैप्टर, ये हमने A1 में पढ़ा था, सो दोज हु हैव मिस्ड इट प्लीज गो चेक इट आउट। फॉर एग्जाम्पल जया है, जया ग्रोसर मैन, द टॉल मैन। हमारे पास क्या कहा गया है कि आफ्टर डेफिनेट articles, der, die, das, use e in most nominative singular forms. Der große Mann, die schöne Frau, the beautiful woman, das kleine Kind, the small kid, या child. Plural में die netten Kinder, the nice children. यहाँ पे सिर्फ क्या कहा है कि सिर्फ nominative single forms में e लगता है आखिर में, but ये plural है तो इस पे en लग रहा है। Die netten Kinder, the nice children. Now after indefinite articles हमारे पास कौन से थे? ein और आईना। ein और आईना के बाद किस तरह हमारे पास एंडिंग होती है एडजेक्टिव की? Let's look. ein großer Mann, मैस्कुलिन के लिए er, ein großer Mann, a tall man. फेमिनिन के लिए eine schöne Frau, a beautiful woman. ein kleines Kind, a small child. मैस्कुलिन के लिए er लगता है आखिर में, फेमिनिन के लिए ई शूना हो गया है, और न्यूट्रल के लिए es क्लाइनस हो गया है। मैस्कुलिन er, फेमिनिन ई और न्यूट्रल es। ये था नोमिनेटिव केस में हमारा। नाउ अक्यूजेटिव में क्या होता है कि मैस्कुलिन चेंजेस, इश से है देन ग्रोसन हुंड, ठीक है। अगर आप कहते हो कि आई सी द डॉग, इश से है देन हुंड, that's it. लेकिन अगर आप कहते हो I see the big dog, इससे है then ग्रूसन हुंड। ग्रोसन en, ग्रोस के आखिर में en इसलिए आया है क्योंकि हमारा हुंड मैस्कुलिन है, हमारा हुंड अक्यूजेटिव है, और इस पे एडजेक्टिव एंडिंग लगेगी en की। I see the big dog, ich kaufe einen großen Hund, I buy a big dog। हमने अक्यूजेटिव पढ़ा था, der den में कन्वर्ट होता है, einen में कन्वर्ट होता है, हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है और eins में भी पढ़ा है। नाउ फेमिनिन में क्या होता है? अक्यूजेटिव में वही ई लगता है। फेमिनिन में ज्यादातर ही सब चीजों के आखिर में ई लगता है, नाउन्स के आखिर में भी और एडजेक्टिव्स के आखिर में भी, मतलब ज्यादातर, नोट हमेशा, सो ज्यादातर। जब भी आप ई देखो उसके आखिर में, नाउन्स या एडजेक्टिव्स के आखिर में, समझ जाओ कि हमारा नाउन फेमिनिन है। Ich sehe die schöne Blume, I see the beautiful flower. Ich kaufe das kleine Auto, I buy the
small car. न्यूट्रल अकुजाटिव में एडजेक्टिव एंडिंग ई से होती है. नाउ दाटिव में किस तरह होता है? Mit dem großen Mann. en लगता है मैस्कुलिन में, en लगता है फेमिनिन में, en लगता है न्यूट्रल में और en लगता है डेफिनेट आर्टिकल्स प्लूरल में. सारे में en लगता है तो दाटिव की कोई टेंशन नहीं है. Mit dem großen Mann, with the tall man. Mit der schönen Frau, with the beautiful woman. Mit dem kleinen Kind, with the small child. Mit den netten Kindern, with the nice children. अगर आपको बी आर्टिकल्स में मुश्किल आ रही है कि कहाँ पे डी या डस लगता है, आप चैप्टर 1 एक दफा दोबारा देख लो, उसको याद कर लो, फिर आके चैप्टर्स पढ़ो. In dative, the adjective ending usually ends in en. Now, most important endings for a student for A2 after dd या das हमें क्या लगाना है? अगर जेंडर मैस्कुलिन है और नोमिनेटिव है तो गोसा ई लगाना है. अकुजाटिव है गोसन en लगाना है और गोसन दाटिव में भी en लगता है. ऊपर हमने देखा गोस का मतलब है बिग. नोमिनेटिव फेमिनिन में ई और दाटिव में en. शूना शूना शूनन. न्यूट्रल में en. नोमिनेटिव kleiner, अकुजाटिव kleiner और दाटिव kleinen. प्लूरल में en सब में. netten netten netten. nice 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 तीनों केसेस में. नाउ आफ्टर ein einer हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल है. इसमें क्या होता है? इसमें मैस्कुलिन के आखिर में er लगता है. ग्रोसर अकुजाटिव में en. ग्रोसन और दाटिव में भी en. ग्रोसन ein ग्रोसर. फेमिनिन में शूना शूना और शूनन दाटिव में. न्यूट्रल में क्लाइनस क्लाइनस क्लाइनन. नोमिनेटिव में en, अकुजाटिव में es और दाटिव में en. सो क्योंकि इंडेफिनिट आर्टिकल में हमारा कोई प्लूरल नहीं होता, वी डोंट स्टडी दैट. नोमिनेटिव में फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई है क्योंकि एग्जांपल से हमेशा इंसान को याद रहता है. Der alte Mann schläft. The old man is sleeping. ऊपर हमने क्या देखा कि नोमिनेटिव मैस्कुलिन क्या है? ई लगता है आखिर में. तो यहाँ पे क्या है? आल्टा हो गया है. Der alte Mann schläft. अकुजाटिव में en लगता है मैस्कुलिन के साथ. Ich sehe den alten Mann. I see the old man. Ich spreche mit dem alten Mann. I speak with the old man. This is दाटिव हमारा मैस्कुलिन और डेफिनेट आर्टिकल की एडजेक्टिव एंडिंग. Now, let's talk about the last chapter, chapter 5, comparative and superlative adjectives. हमने ऊपर adjectives पढ़ा, उसकी ending पढ़ी, but हमने एक चीज नहीं पढ़ी, वो है comparative और superlative adjective. वो क्या होते हैं? जैसे इंग्लिश में tall, taller, tallest. एक tall adjective है कि कोई इंसान लंबा है. taller ज्यादा लंबा है, tallest सबसे ज्यादा लंबा है. तो ये कंपैरिजन जो है, कंपैरेटिव दो चीजों के बीच होती है और सुपरलेटिव सब चीजों के बीच होती है. जैसे मैं कहती हूँ यास्मिन इज टॉल, यास्मिन लंबी है. यास्मिन इज टॉलर देन अली, यास्मिन अली से लंबी है. यास्मिन इज द टॉलेस्ट इन द क्लास, यास्मिन क्लास में सबसे ज्यादा लंबी है. तो जब आप दो लोगों का मुकाबला करते हो या एक का किसी और के साथ मुकाबला करते हो तो वो कंपैरिजन कंपैरेटिव होता है. और आप जब एक इंसान का सबके साथ मुकाबला करते हो तो वो सुपरलेटिव है. आई होप यू गेट इट. नाउ there are 3 forms of the adjective. Positive with no comparison, जैसे tall. Comparative, you compare 2 things. Tall, taller. You're taller than me. Superlative, 3 or more things. The tallest, you're the tallest among all. तो ये adjectives की form है. Used to describe something, या normal adjective को हम positive adjective भी कह सकते हैं. Ali ist groß. Ali ist tall. Das Auto ist schnell. The car is fast. ये सिर्फ एक तारीफ हुई, किसी चीज की सिफत हुई. तो वो क्या है? हमारी adjective, positive form of adjective है. Now, when we want to compare 2 things, adjective plus er plus als लगाते हैं उसको. Adjective हमारा क्या था? Gross. उस पे er लगा दिया, grosser. Als यानी दिन. Ali ist grosser als Ahmad, for example. ठीक है, ये रूल है, इसका फॉर्मूला है. जैसे tall, taller, gross, grosser. ठीक है, फॉर्मूला है subject plus ist plus adjective plus er plus als plus object. ये फॉर्मूला है comparative sentences का. Subject, ist, adjective, er, als, object. Ali ist grosser als Ahmad. Ali ist taller than Ahmad. Das Auto ist schneller als das Fahrrad. The car is faster than the bicycle. आप देख सकते हो यहाँ पे एक और बंदा आ गया जिसके साथ कंपेयर हो रहा है अली, तो कंपैरेटिव सेंटेंस बन गया. और वो क्या किस तरह बनता है? अपने एडजेक्टिव के आखिर में er लगा दो और als लगा दो, बस बन गया. Easy, as it is.
Superlative, you compare 3 or more things. For example, इसका रूल क्या है? प्लस एडजेक्टिव प्लस टन, STEN लगाते हो, जिससे इंग्लिश में tallest होता है, tall, taller, tallest होता है, deutsch में gross, grosser als, grossten होता है. ठीक है? फॉर्मूला है subject plus is plus plus adjective plus ten. For example, Ali ist am größten. Ali is the tallest. Das Auto ist am schnellsten. The car is the fastest. Schnell, fast. Schneller, faster. Am schnellsten, the fastest. Common examples है gross, big, grosser, bigger, am größten, biggest. Klein, small, kleiner, smaller, am kleinsten, smallest. Schnell, fast, schneller, faster, am schnellsten, fastest. Langsam, slow, langsamer, slower, am langsamsten, the slowest. Schön, beautiful, schöner, more beautiful, am schönsten, the most beautiful. Jung, young, junger, younger, am jüngsten, the youngest. Alt, old, älter, older, am ältesten, the oldest. यहाँ पे भी आप देख रहे हो रेगुलर इरेगुलर वर्ब आ जाता है. देखो सब में ER STN लग रहा है, सिवाय यूंगर और आल्सर के. आल्ट एल्टर हो जाता है, नॉट ऑल्टर. umlaut umlaut में चेंज होता है. इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. तो यहाँ पे एडजेक्टिव्स में भी एडजेक्टिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्रीज में भी रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स होते हैं. सो यू शुड टेक केयर ऑफ दिट. चैप्टर 6 से ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे.